अस्सलाम सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम डॉक्टर से मुलाकात में आपका खैर मकदम है। नाज़रीन, आप अच्छी तरह जानते हैं कि हम इस प्रोग्राम में जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी डॉक्टर्स होते हैं, मशहूर मारूफ डॉक्टर्स होते हैं, उन्हें पेश करते हैं। और ऐसे में अगर आप इंसानी ज़िंदगी को देखेंगे या इंसानी सेहत को देखेंगे तो इंसानी सेहत में हड्डियों का अहम किरदार होता है। यानी जो इसका स्ट्रक्चर होता है, इसका जो ढांचा होता है, वो बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। और अगर इंसानी ढांचे पर गौर करेंगे तो सबसे अहम उसके जोड़ होते हैं, और ख़ास तौर पर एक जोड़ जिसे घुटना कहा जाता है, वो बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। क्या सारी इंसानी जिस्म की सारी इमारत जो है वो घुटनों पर ठहरे रहती है। तो बहरहाल आज हम जिन डॉक्टर से आपको मुतारिफ़ करवा रहे हैं वो कोई मामूली डॉक्टर नहीं है, बल्कि आप देखेंगे ना सिर्फ हैदराबाद, ना सिर्फ तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, बल्कि सारे हिंदुस्तान में इनकी एक अलग पहचान है, इनकी एक अलग शनाख्त है। मेरी मुराद है डॉक्टर उदय प्रकाश से। बहुत बहुत आपका खैर मकदम है। और डॉक्टर साहब, एक बात ये है कि उदय ओमनी हॉस्पिटल, हम बचपन से ये नाम सुनते आए हैं। ख़ास तौर पर अगर किसी को हड्डियों का मर्ज में मुब्तला कोई होता तो लोग कहते कि डॉक्टर वेद प्रकाश के पास जाओ। तो एक अच्छी बात आपको मैं बता दूँ कि डॉक्टर उदय जो प्रकाश जो हैं वो डॉक्टर वेद प्रकाश के फर्जंद है। तो ये विरासत जो है वो चलती आ रही है। और एक अहम बात बताते हुए मैं फिर बातचीत का आगाज़ करता हूँ। 1974 एक छोटा सा क्लिनिक, वो भी रेंटेड बिल्डिंग में शुरू किया जाता है, और आप देखेंगे आज एक आलीशान इमारत में ये अस्पताल काम कर रहा है, और बहुत बहुत मुबारक आपको। तो और दूसरी बात, यहाँ जो मरीज़ों की खिदमत की जाती है, मैं समझता हूँ कि बहुत कम हिंदुस्तान में इस तरह के हॉस्पिटल्स की मिसाल मिलेगी। तो डॉक्टर साहब, पहला सवाल, एक तो खिदमत खल्क, यानी जो लोगों की खिदमत होती है, ह्यूमन सर्विसेज जो होती हैं, वो बहुत ज़्यादा अहमियत रखती हैं। तो आपके जो डैडी हैं, तो वो बताइए कि किस मकसद के तहत उन्होंने ये क्लिनिक कायम किया था। अच्छा, पहली बात है शुक्रिया बहुत बहुत सियासत का और जाहिद अली साहब का कि मुझे आप अपने प्रोग्राम पे बुलाएं। और बहुत बहुत खुशी है हमको। सियासत से बहुत पुराने ताल्लुकात थे हमारे और ख़ानदान के, फादर के, और हमारे भी एक दो बार मैं सियासत में आर्टिकल्स दिया था। तो हमारे फादर जो है सो 1974, आप सही बताया कि 1974 में शुरू किए थे ये क्लिनिक। और 10 ईयर्स से पहले, 10-15 साल पहले वो इंग्लैंड में थे। 1957 से 1968 तक। अच्छा। वहाँ से वापस आए हैदराबाद को, और निज़ाम ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, डॉक्टर रंगा रेड्डी बहुत फेमस ऑर्थोपेडिक सर्जन थे, वो उनके साथ में काम किए, उनके अंडर काम किए। फिर 4-6 साल में वो अपना खुद का क्लिनिक शुरू किए एक छोटे से कमरे में, किंग कोठी रोड पर। अच्छा। उसके बाद 1-2 साल में वो बाजो जो बोगुंडा की जो लेन थी, वहाँ पर 6-8 बेड का दवाखाना खोले। फिर 1983 में चैपल रोड में एक 25 बेड्स का दवाखाना खोले। जब तक मैं छोटा ही था और इंग्लैंड में था, जब मैं मेरी हाई स्कूलिंग इंग्लैंड में हुई, और उसके बाद मैं इंडिया आया था 18 साल में, और जो है सो इंडिया में ट्रेनिंग हुई मेरी MBBS की। और मेरे फादर जो है सो 1974 से अभी तक काम करते हैं, और ऑर्थोपेडिक्स में ख़ास उनको शौक़ था, क्योंकि बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम्स थे हैदराबाद में, पोलियो के, इन्फेक्शंस के, ट्यूबरकुलोसिस के, एक्सीडेंट्स के। अच्छा। तो ये इसमें बहुत उनको इंटरेस्ट था, और इसी में वो इंग्लैंड में स्पेशलाइज़ किया और इंडिया में भी। और ख़ास तौर पे उनको पीडियाट्रिक डिफॉर्मिटीज़ में बहुत शौक़ था। बच्चों के छोटे छोटे बच्चों के जो क्लब फुट, जो टेढ़े पैरों से पैदा होते थे, बहुत हंड्रेड्स ऑफ ऑपरेशंस करते थे वो। और प्लास्टर से भी कई टेक्निक्स थे उनके जो इंट्रोड्यूस किए वो इंडिया में और हैदराबाद में। बहुत मशहूर थे हमारे फादर, और अभी भी कई लोग उनसे मिलने आते हैं। अभी भी वो 2 घंटे हॉस्पिटल में आकर बैठते हैं। मैं आपको बता दूं कि जहाँ तक 1974 का सवाल है, तो उस वक्त आप अंदाज़ा कीजिए कि किस तरह की साइंस रही होगी, किस तरह के जो तिब्बी फील्ड रही होगी, मेडिसिन की जो फील्ड रही होगी, वो किस तरह रही होगी। आज की जो टेक्नोलॉजी और उस वक्त के दौर में अगर आप फ़र्क महसूस करेंगे तो बहुत ज़्यादा फ़र्क दिखाई देगा। तो डॉक्टर साहब, आप ये बताइए कि उस वक्त 1974 की अगर बात करते हैं, तो जो जर्रा हजरात होते थे उनका ज़्यादा मार्केट चलता था। उस वक्त क्या बड़ा चैलेंज नहीं था आपके डैडी के लिए? बिल्कुल बहुत बड़ा चैलेंज था, और अभी भी चैलेंज है। अच्छा, अभी भी चैलेंज। जी। क्योंकि लोग पढ़े लिखे हो या ना हो, पहला उनके सोच में अगर हड्डी पर मार लगी या चोट लगी या बैक में पेन है या
फ्रैक्चर हो गया, हड्डी टूट गई, एक्सीडेंट हुआ, तो पहली जगह वो पहला उनके जहन में जर्रा आता है। अच्छा। कई लोग जाते हैं और कई सक्सेसफुल जर्रे हैं जो काम अच्छा करते हैं, लेकिन कई लोग जो है सो काम मतलब उनका नॉलेज थोड़ा लिमिटेड रहता है और चीज़ें ठीक नहीं होते, तो यहाँ पर आते हैं कॉम्प्लिकेशंस लेकर। तो हम लोग कई लोगों को एजुकेट करते हैं कि पहले ही स्टॉप आपका हॉस्पिटल रहना चाहिए, जहाँ पर अच्छा एक्सरे करके हॉस्पिटल में डॉक्टर का एक जो है सो उनसे मिलकर, उनसे समझकर फिर आप डिसाइड करना कि डॉक्टर साहब जो बोल रहे हैं उनका जो ट्रीटमेंट प्रोसेस है वो आपको अच्छा लगता है या नहीं लगता है, या आपको जर्रे का ट्रीटमेंट ट्राई करना मतलब पसंद है। प्रॉब्लम ये हैदराबाद में जब था कि पैसे का सवाल था। बहुत लोग मेडिकल ट्रीटमेंट एक्सपेंसिव होता था और जर्रे का ट्रीटमेंट बहुत मामूली उसमें हो जाता था, लेकिन आजकल वहाँ पर भी काफ़ी एक्सपेंसिव हो गया है। तो मैं कई स्टोरीज सुनता हूँ और कई जरे लोग बहुत बिल्कुल अच्छा काम करते हैं और कई फ्रैक्चर्स अपने आप ही जुड़ जाते हैं। अच्छा। पट्टी लगाओ या ना लगाओ, कई छोटे छोटे फ्रैक्चर्स अपने आप ही जुड़ जाते हैं, कई हड्डी टूटते हैं, जुड़ते हैं। तो मुझे उनसे प्रॉब्लम कोई नहीं है, लेकिन उनको भी एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होना चाहिए कि अगर उनके स्पेशलिटी नहीं है या वो ट्रीटमेंट उनको आता नहीं है या समझ में नहीं आता, तो फ़ौरन रेफ़र कर देना अच्छे डॉक्टर्स को। बहुत अच्छी बात कही है। आपने दौरान गुफ्तगू एक बात कही थी कि आपके जो डैडी हैं वो भी इंग्लैंड में रह चुके हैं, आप भी इंग्लैंड में रह चुके, तो आप अंदाज़ा कीजिए कि कोई अगर इंग्लैंड जाता था पहले या फिर लंदन वगैरह में रहता था तो फिर वो आता क्यों था, जबकि जैसे कि आप वापस आए, हालांकि लोग वहाँ पर सेटल हो जाते हैं। बहुत खास बात कुछ ये ख़ास बात थी कि मुझे हैदराबाद से बहुत प्यार था। मैं यहाँ पर शुरू में बचपन में बड़ा हुआ, मेरे कई दोस्त हैं यहाँ पर, स्कूल के भी अभी भी दोस्त हैं, और यहाँ का जो मकाम है, जो मौसम है, जो यहाँ पे जो प्यार जो अपने लोगों से मिलता है वो उतना वहाँ पर आपको दिखता नहीं। आप प्रोफेशनल आदमी हैं, बस प्रोफेशनल के हद तक वो आपसे मिलते हैं, दैट्स इट। यहाँ पे जो पेशेंट्स का जो लॉयल्टी है वो आपको वहाँ पर उतना दिखाई नहीं देता। और मैं पढ़ाई लिखाई वहाँ पर किया, वो काफ़ी एडवांस है और वहाँ पर बहुत सीखा मैं। और अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर वो प्रैक्टिस नहीं होता है। यहाँ पर मैं काफ़ी अपने जूनियर डॉक्टर्स को ट्रेन किया कि पेशेंट से कैसा बात करना, कैसा वार्तालाप करना, कितना इम्पोर्टेंट है उनको टाइम देना, उनका सुनना, प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि वो आपके पास ऐसी चुप मिलने थोड़ी आते, उनको कोई प्रॉब्लम है इसीलिए आते। तो इंग्लैंड में जो सीखते हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और वहाँ पर क्या चीज़ है कि वहाँ पर नेशनल हेल्थ सर्विस है, वहाँ पर आपको ज़्यादा सर्जरीज करने से, ज़्यादा पेशेंट्स देखने से ज़्यादा पैसे नहीं मिलते। वहाँ पर क्या है, बिल्कुल जब ज़रूरी है जब ही सर्जरी करते हैं, इसी क्योंकि अगर नहीं तो सिस्टम इतना ओवरबर्डन हो जाता है कि वेटिंग लिस्ट बढ़ने लगते। तो वहाँ पर ये सीखते हैं कि सही डायग्नोसिस करना और सही पेशेंट को बताना कि आपका यही प्रॉब्लम है और इससे ऐसी चीज़ों से यही ट्रीटमेंट है आपका। तो गैर ज़रूरी ट्रीटमेंट नहीं करते वहाँ पर, तो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़। जी। बहरहाल मैं आपको बता दूं कि जहाँ तक डॉक्टर वेद प्रकाश का सवाल है, फिर उदय प्रकाश का सवाल है, तो आप गौर करेंगे कि दोनों में भी प्रकाश है, और प्रकाश माने लाइट होती है, रोशनी होती है। और यकीन मानिए कि अक्सर यही देखा जाता है कि अगर कोई हड्डी के अमराज में, हड्डियों के अमराज में मुब्तला होता है, यानी अगर किसी को जॉइंट रिप्लेसमेंट की ज़रूरत पड़ती है, या नी रिप्लेसमेंट की ज़रूरत पड़ती है, या हिप रिप्लेसमेंट की ज़रूरत पड़ती है, या आर्थराइटिस का इलाज की ज़रूरत पड़ती है, तो अक्सर लोग कहते हैं जाओ डॉक्टर वेद प्रकाश के पास, जाओ उदय प्रकाश के पास। इस तरह हम बचपन से भी सुनते आ रहे हैं और हमने भी कई मरतबा इस हॉस्पिटल का दौरा किया, लेकिन इंटरव्यू लेने के लिए नहीं बल्कि मरीजों की अयादत के लिए हम आए थे। तो डॉक्टर साहब एक बताइए कि उस वक्त 35 बिस्तरों का आपका हॉस्पिटल था और आज इन बेड्स की तादाद कितनी हो गई है? अभी हमारे यहाँ 100 के ऊपर है। अभी भी 80% ऑर्थोपीडिक है। अभी तो काफ़ी एडवांसेस हो गए हमारे फादर के ज़माने से और अब में बहुत फ़र्क है। आजकल उनका जो मेन इंटरेस्ट था वो यूजुअली एक्सीडेंट्स और डिफॉर्मिटी करेक्शन, इन्फेक्शंस का था। जॉइंट रिप्लेसमेंट्स आने लगे 1990s में और लेट 90s में, और यहाँ पर जॉइंट रिप्लेसमेंट जब बहुत एक्सपेंसिव था। जॉइंट रिप्लेसमेंट यानी जोड़ को निकाल के फेंकते नहीं, इसका एक रिसर्फेसिंग होता है, यानी कैप लगाते हैं, जैसा आप यहाँ पर देख रहे हैं। ये कैप है,
घुटने का। अच्छा। ये एकदम सॉलिड मेटल नहीं रहता है, तो हड्डी को कुछ करते नहीं यहाँ पे, अच्छा। सिर्फ एक कैप लगा के छोड़ देते हैं, ऊपर नीचे नया कुछ नहीं आता है। तो लोग बहुत गलत फहमी में, तो जब से और अब में बहुत टेक्नोलॉजी में बहुत फ़र्क है, ये कैसा अंदर लगाया जाता है उसमें भी बहुत फ़र्क है। और आजकल रोबोटिक्स भी आ गए जो हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, जो रोबोटिक्स से जो प्रिसिशन मिलता है आपको, वो इन ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंटेशन में उतना नहीं मिलता, लेकिन उतना मतलब यानी रोबोटिक कराना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि कन्वेंशनल ट्रीटमेंट भी बहुत अच्छा होता है। अच्छा। तो खैर वो जॉइंट रिप्लेसमेंट है। इसी तरीके से हिप रिप्लेसमेंट्स भी करते हैं, और इंडिया में काफ़ी कॉमन हो चुके हैं हिप रिप्लेसमेंट। तो हिप रिप्लेसमेंट भी काफ़ी ट्रेनिंग होना चाहिए। प्रॉब्लम ये है कि हर जगह ये सब सर्जरीज होने लगे हैं, और हम लोग काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस देख रहे हैं इसमें। तो जो ट्रेनिंग जो बाहर होती है वो आजकल इंडिया में भी होने लगी है, लेकिन हम लोग जो ट्रेनिंग के जो शुरू में 20 साल से 25 साल से जो तजुर्बा है उसको काफ़ी रिफ़ाइन कर दिया है। हम लोग खुद ही जो है सो ट्रैवल करके लेक्चर्स देके दूसरों का कॉन्फ्रेंसेस में जाके काफ़ी सीखे हैं, अपने तजुर्बे से सीखे हैं, और काफ़ी एडवांसेस हो चुके हैं फ्रैक्चर फिक्सेशन में, जॉइंट रिप्लेसमेंट में। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए ओमनी हॉस्पिटल में सबसे ज़्यादा कौन से ऑपरेशंस होते हैं, सर्जरीज होते हैं? हिप रिप्लेसमेंट के होते हैं या नी रिप्लेसमेंट के होते हैं, और रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट का भी है, तो कौन से ज़्यादा होते हैं? जी, यहाँ पर फ्रैक्चर की सर्जरीज काफ़ी होते हैं। अच्छा। यानी एक्सीडेंट्स हो गए, गिर गए आप, नी रिप्लेसमेंट्स बहुत होते हैं, हिप रिप्लेसमेंट्स बहुत होते हैं, और सैल्वेज यानी रिवीजन जो ख़राब हो चुके बाहर, उसके हम लोग उसका भी रिवाइज करके नया घुटना और नया हिप डाल सकते। तो मेरी स्पेशलिटी जो हमारे फादर ने बताया था मुझे जब मैं वहाँ पर ट्रेनिंग कर रहा था, कि आप जो है सो प्राइमरी रिप्लेसमेंट तो सीख कर आएंगे ही आएंगे, लेकिन आप स्पेशलाइज जो है सो रिवीजन में करना है। यानी जब ख़राब हो गए, जब इन्फेक्शंस आ गए उसमें, जब फ्रैक्चर्स है उसके आसपास, तो उसको कैसा दुरुस्त करना, उसको कैसा नया करना, फिर से कैसा पेशेंट को ट्रीट करना, कैसा उनका इलाज करना, वो सीख कर आना। तो उसको कहते हैं सैल्वेज या तो रिविजन नी एंड हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी। अच्छा, एक बात बताइए कि अक्सर ये देखा जाता है कि बाद देहातों में दिखाया जाता है स्कोलियोसिस जो कहते हैं कि जो रीढ़ की हड्डी बिल्कुल टेढ़ी हो जाती है, तो उसका किस तरह इलाज होता है यहाँ पर? करेक्ट, उसको स्कोलियोसिस कहते हैं। स्कोलियोसिस, तो वो कई तरीके के, कई अलग अलग टाइप के होते हैं, बचपन से भी या बाद में भी आ सकता। तो कई वजह से आपकी स्पाइन टेढ़ी हो सकती है। अच्छा। तो उसके सीवियरिटी के हिसाब से हम लोग या तो उसको प्लास्टर नहीं, ब्रेसेस से ठीक कर सकते हैं, यानी कंजर्वेटिव मैनेजमेंट विदाउट सर्जरी भी कर सकते हैं, और सर्जरी से भी कर सकते हैं, रिवायती तरीकों से भी कर सकते हैं। करेक्ट। तो इसके जो स्पेशलिस्ट हैं डॉक्टर राघव दत्त है हमारे पास, वो ऑलमोस्ट 35 ईयर्स से काम कर रहे हैं, और वो भी इंग्लैंड में काफ़ी ट्रेन हो चुके हैं, और काफ़ी ट्रेनिंग होकर वहाँ पर कंसल्टेंट बनकर आए हैं। तो वो इसमें स्पेशलिस्ट है वो। तो अगर आपको रीढ़ के हड्डी का प्रॉब्लम है तो ज़रूर डॉक्टर राघव दत्त से आप एक अपॉइंटमेंट लेना। बहुत अच्छी बात आपने कही है, लेकिन अक्सर जब मैं यहाँ आपके इंटरव्यू के लिए आ रहा था तो किसी ने मुझे एक सवाल दिया कि उनसे ये पूछें कि कोई अगर गाड़ी से गिर जाता है और एक हाथ पर प्रेशर डालता है, एक हाथ पर, और बाद में बाहर जो है उसे दर्द नहीं होता लेकिन अंदर दर्द हो रहा है, तो ये क्या दर्द खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगा या इलाज ज़रूरी है? ये तो बहुत ही वेग क्वेश्चन है, यानी कुछ भी हो सकता है। अगर आप गिर गए हाथ में, तो एक हमारे पास मेडिसिन में एक क्वेश्चन है जो हमको पूछा जाता है कि अगर आदमी अपने हाथ पर गिर गया तो कौन से इंजरीज हो सकते हैं। अच्छा। तो हमको उंगली से लेके शोल्डर तक बताना पड़ता है कि कौन से इंजरीज हो सकते हैं। तो एक एक्चुअली एग्जाम क्वेश्चन है ये। तो आपको कुछ भी हो सकता है, जैसे आपकी उम्र के हिसाब से, आपके एक्सीडेंट कितना बड़ा था, छोटा था, आप स्लिप हो गए या उछल कर गिरे, तो कैसे इंजरीज हो सकते हैं। तो कई इंजरीज हो सकते हैं। तो हैंड फ्रैक्चर से लेके रिस्ट फ्रैक्चर से लेके एल्बो फ्रैक्चर से लेके बॉल भी टूट सकता है, क्लाविकल ये कॉलर बोन टूट सकती है, तो कई इंजरीज हो सकते हैं। तो वो तो आपको स्पेशलिस्ट से मिलना ही पड़ेगा अगर आपको दर्द है। आपका जो सवाल है जो अंदर का दर्द है, ऊपर नहीं है, तो अंदर का दर्द यानी चमड़े का अगर नहीं फटा, इंजरी ऊपर से नहीं दिखी, अगर स्वेलिंग आ गई आपको, अगर या तो कलर चेंज हो गया, तो क्या हो सकता है? तो यूजुअली ये फ्रैक्चर्स होते हैं, या आपका जोड़ डिसलोकेट हो सकता है। तो ये सब हम सिर्फ एक्सरे से पता कर सकते हैं और पेशेंट की हिस्ट्री लेकर पता कर सकते हैं। अच्छा, जब हम इंटरव्यू के लिए आ रहे तो हमने देखा उदय ओमनी हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा सोमाली, सूडानीज और मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ के लोग दिखाई दिए। तो क्या मैं समझता हूँ कि इंडिया में यहीं पर ज़्यादा आते हैं? तो
में हम लोग ऑर्थोपेडिक्स में काफ़ी फेमस हो चुके हैं। शुरुआत में तो बहुत सारे शेख लोग आते थे मिडिल ईस्ट से, सऊदी से, दुबई से। हमारे फादर काफ़ी पॉपुलर थे इन लोगों में जब 70s 80s 90s में। अब जो है सो अपने जो इंडियंस जो दुबई में सेटल हुए, अबू धाबी में सेटल हुए, सऊदी में सेटल हुए, उनको वहाँ के डॉक्टर्स पे भरोसा नहीं है उतना जितना हैदराबाद के डॉक्टर्स में है। और हम लोग काफ़ी इस्टेब्लिश डॉक्टर्स हैं, इस्टेब्लिश ऑर्थोपेडिक सर्जन्स हैं, तो कुछ भी हुआ, कुछ भी मेजर प्रॉब्लम हुआ तो वो यहीं पर आते हैं। तो हम लोग लास्ट 10 साल में देखें कि अफ्रीकन लोग काफ़ी आने लगे। अच्छा। तो अफ्रीकन लोग हैदराबाद में आने लगे क्योंकि यहाँ पे जो ट्रीटमेंट होता है वो ऑब्वियसली वहाँ पर नहीं मिलता जो इतना एडवांस्ड है। तो हमारे लिए शुरुआत में जब यहाँ ये नया दवाखाना खुला तो एक दो ऐसी वेरी बिल्कुल ख़राब केसेस आए थे हिप के। यंग लोग जो वहाँ पर सोल्जर्स होते हैं, वहाँ पे बुलेट्स के और गन इंजरीज काफ़ी होते, तो उसको बहुत बड़ा प्रॉब्लम था हिप में, जो मैं ठीक किया। तो जो उसके बाद जो वॉकिंग करने लगा, वो वॉकिंग नहीं, कैमल पर भी बैठ के मेरे उसका एक वीडियो भेजा वहाँ से वो। तो वो बात फैली तो धीरे 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 काफ़ी सोमाली लोग, केन्यन लोग और ईस्ट अफ्रीका से काफ़ी आने लगे। अभी तो बहुत आते हैं हमारे यहाँ। तो हम लोग ऐसी अपने ट्रीटमेंट पर जो करते हैं उस वो वर्ड ऑफ माउथ स्प्रेड होके आजकल काफ़ी लोग आने लगे हमारे। अच्छा, ये बताइए एक महीने में आपके पास कितने नी रिप्लेसमेंट सर्जरी होती है? हमारे यहाँ ऑलमोस्ट 70-80 रिप्लेसमेंट्स होते हैं। अच्छा। मन में साल में ऑलमोस्ट 700-800 जॉइंट रिप्लेसमेंट्स होते हैं। और ये आजकल टेक्नोलॉजी की वजह से और हमारे जो टीम है जो इतनी एफिशिएंट हो गई है कि हम लोग दिन में 10 भी कर सकते हैं। अच्छा। अगर ज़रूरी है तो। लेकिन ऐसा मतलब ये जो रिप्लेसमेंट से जनरली स्ट्रेट फॉरवर्ड रहते हैं, कभी कभी कॉम्प्लिकेटेड रहते हैं, कभी आप देर से आए। कई लोग नी रिप्लेसमेंट्स बहुत देर से कराते हैं, हाँ इजी ले लेते हैं और डरते हैं कि ऐसा होता है वैसा होता है। कई लोग ये गलत फहमी है ये ऑपरेशन के बारे में, क्योंकि आजू बाजू के जो लोग उनको बोलते हैं ना ऐसा हो जाता है वैसा हो जाता है, आप ऑपरेशन कराए तो बिस्तर पे आ जाते हैं और डराते हैं लोग। तो ठीक है भाई, अगर आप नी रिप्लेसमेंट में एक्सपर्ट हो तो आप जो ट्रेनिंग होती है वो पेशेंट को जानकारी करना पहले से ही कि डॉक्टर ये अच्छा है यहीं पर जाना। आजकल ऑपरेशंस हर जगह हो रहे हैं, तो अगर ट्रेनिंग बराबर नहीं है तो ऑपरेशंस के कॉम्प्लिकेशंस भी होते हैं। और ये जो फैलता है जो फायर के जैसा, जो हज़ारों अच्छे हो रहे हैं उनके बारे में कोई नहीं बात करता, जो ख़राब हुए उन्हीं के बारे में बात करते हैं। तो हाँ, रोबोटिक नी सर्जरी के बारे में क्या ख्याल है? तो रोबोटिक नी सर्जरी ऐसी चीज़ है जो रिसेंटली इंट्रोड्यूस हुई है इंडिया में और हैदराबाद में। तो ये इसमें क्या है, हर आदमी का जो अलाइनमेंट होता है वो यूनिक होता है। अच्छा, तो जब घुटने खराब हो जाते हैं तो लोगों के अलाइनमेंट टेढ़े हो जाते हैं, पैर टेढ़े हो जाते हैं। तो उस चीज़ को ओरिजिनलिटी देने में ये बहुत प्रिसाइज करता है। तो हम लोग जो इन्फॉर्मेशन देते हैं रोबोट को वही वो वैसा ही करता है। तो ये इसको डॉक्टर को नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है इसके बारे में। हर कोई रोबोटिक्स में जा नहीं सकता। तो जो बेसिक साइंस है नी के बायोमैकेनिक्स के बारे में और नी रिप्लेसमेंट के बारे में, और जो डेटा जो हम लोग लेते हैं इनका सीटी स्कैन करके और जो डेटा हम लोग फीड करते हैं रोबोट में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो बैलेंसिंग होता है घुटने में, जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पे कि ये जो लिगामेंट्स है साइड में, ये सीधे रहते जब भी स्ट्रेट रहना यानी टाइट रहना, और मोड़े जब भी टाइट रहना। अगर ये मोड़े जब ढीले हैं तो बैलेंस नहीं है घुटना आपका। जैसा गाड़ी का पहिया का अगर अलाइनमेंट नहीं रहा तो गाड़ी सीधी नहीं जाती, अगर आप हाथ छोड़ती टेढ़ी हो जाती है, साइड में चले जाती। तो वैसा भी घुटना अगर बैलेंस नहीं है तो रिजल्ट अच्छा नहीं रहता उसका। तो ये प्रिसिशन बहुत इंपॉर्टेंट है, हर मूवमेंट में बैलेंस रहना घुटना। तो या अगर रिप्लेसमेंट कर दिए घुटना ऐसा है यानी ये बैलेंस नहीं है, या ऐसा है बैलेंस नहीं है, या ऐसा है बैलेंस नहीं है। तो ये मतलब ये जो प्रिसिशन होता है ना, पूरे उसके जो लिगामेंट्स है रिप्लेसमेंट के बाद एकदम बैलेंस रहना, मूवमेंट में भी यानी मोड़ने में भी बैलेंस रहना और सीधे रहने जब भी बैलेंस रहना। अगर ये बैलेंस अच्छा रहा, अलाइनमेंट अच्छा रहा, तो नीचे बैठना, सीढ़ी चढ़ना, 10 किलोमीटर चलना, जेंटल स्पोर्ट्स खेलना, कुछ भी कर सकता है आदमी। अब मेरे पास सवाल है, एक तो स्पोर्ट्स इंजरीज के बारे में है, और दूसरा सवाल ये है कि आपसे, क्योंकि मशहूर मारूफ दवा हॉस्पिटल है और लोग बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं, तो आप ये बताइए कि सबसे ज़्यादा उम्र के जो लोगों ने आपसे ऑपरेशन करवाया उनकी उम्र क्या थी? हमारे यहाँ तो 100 के भी पेशेंट्स। अच्छा, हाँ, तो कई लोग बुढ़ापे में अगर छोटा भी अगर गिर गए, घर में स्लिप हो गए तो कूल्हे की हड्डी टूट सकती है। तो कूल्हे की अगर हड्डी टूटी तो उसको यूजुअली अगर फिटनेस थोड़ी भी है तो
सर्जरी करना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि अगर नहीं तो वो नहीं चल सकते। तो कूल्हे की हड्डी बहुत ज़रूरी है कि सर्जरी कराए। तो ये लोग 90 हो सकते हैं, 85 से 90, 95, 100 के भी कराए सो है। हमारे फैमिली में ही 100 इयर्स के जो रिलेटिव्स हैं उनके भी सर्जरी हो चुके हैं। तो सेफ्टी है, आजकल सर्जरीज में काफ़ी सेफ्टी है, मेडिसिन काफ़ी एडवांस हो चुका है, एनेस्थीसिया काफ़ी एडवांस हो चुका है, और ये सर्जरी जो है छोटे छोटे इंसिशन से भी कर सकते हैं। तो इसीलिए डरना नहीं, अगर डॉक्टर ने कहा कि सर्जरी ज़रूरी है तो सोचना उसके बारे में और करवा लेना। स्पोर्ट्स इंजरीज के बारे में क्या है? सो स्पोर्ट्स इंजरीज में यह है कि कई लोग आजकल फुटबॉल काफ़ी फेमस हो गया है, कई लोग फुटबॉल खेल रहे हैं, लेकिन अपने यहाँ जो फील्ड्स है जहाँ पर खेलते हैं, हाँ ग्राउंड जो है वो टर्फ के होते हैं या रेत के होते हैं, तो उसमें काफ़ी इंजरीज होते हैं लोगों में। तो हमारे यहाँ लिगामेंट के इंजरीज बहुत होते हैं। तो लिगामेंट इंजरीज जैसा ACL लिगामेंट है, PCL लिगामेंट है, अगर ये एक्सीडेंट्स में काफ़ी एक्सीडेंट्स भी हैं, हैदराबाद में मोटरसाइकिल इधर उधर कैसा चलाते हैं अपने लोग, तो कई एक्सीडेंट्स हैं, तो इसमें कभी कभी लिगामेंट्स टूट जाते हैं। और यंग लोगों में हम लोग जनरली रेकमेंड करते हैं कि ACL या PCL जो भी लिगामेंट फटा है उसको कराना ज़रूरी है। और ये भी छोटे छोटे सुराखों से करते हैं, ये सब छोटे आर्थ्रोस्कोपी यानी ओपन सर्जरी नहीं होती, तो इससे काफ़ी हम लोग सक्सेसफुल है ये सर्जरी। आपसे कुछ ऐसे भी पेशेंट रुजू होते हैं, अप्रोच करते हैं ऑस्टियोपोरोसिस से मुताबिक? हाँ, अच्छा क्वेश्चन। जी। हाँ, तो ऑस्टियोपोरोसिस बहुत कॉमन है। अपने लोगों का रहन सहन बहुत गलत है। हैदराबाद में आजकल चलने के लिए जगह नहीं है, और परमिशन तो ऐसा देते जा रहे हैं कि अब आजकल मतलब ना स्कूटर जा सकती ना कार जा सकती गली में। अगर फुटपाथ तो है ही नहीं, फुटपाथ अगर है भी तो बंडी वाले तो चलोगे कहाँ पर? पार्क्स नहीं है उतने, स्कूल्स में ग्राउंड्स नहीं है खेलने के लिए, बच्चों के लिए छोटे छोटे कमरों में बैठे रहते हैं, और बच्चों को धूप का एक्सपोजर नहीं हो रहा है, लड़कियों को धूप का एक्सपोजर नहीं हो रहा है, और लड़कियां जनरली माहौल ख़राब है, घर में ही रहो, पेरेंट्स एडवाइस करते हैं, तो उनमें क्या होता है कि विटामिन डी की डिफिशियंसी हो जाती है, और 12-13 साल में आड़े टेढ़े पैर लेके आते हैं हमारे पास। क्योंकि विटामिन डी बहुत ज़रूरी है। विटामिन डी धूप में ही है, सिर्फ खाने में नहीं है। तो विटामिन डी कम होने से उनके हाइट भी शॉर्ट रहती है, और अम्मी की हाइट भी नहीं आती है आजकल बच्चों को। तो आड़े टेढ़े पैर हो जाते हैं इनके, और जब फिर उनको बहुत मुश्किल रहता है उनको ट्रीटमेंट देना। तो बहरहाल नाज़रीन, आपने देखा कि डॉक्टर साहब ने कितनी खूबसूरती से आपको बताया कि किस तरह एहतियात बरतना चाहिए, और ख़ासतौर पर विटामिन डी के बारे में उन्होंने जिस बात की तरफ इशारा किया है वो है सूरज की रोशनी। अगर सूरज की रोशनी नहीं लेंगे तो यकीन मानिए कि आपके जिस्म में विटामिन डी की कमी होगी, और फिर आपके जो हड्डियाँ हैं वो मुड़ने लगेगी या कमज़ोर हो जाएंगी या बोसीदा हो जाएंगी, और उसमें सुराख भी पड़ सकते हैं। हाँ। जी। डॉक्टर साहब, एक बात ये है कि आपके बारे में जब मैं स्टडी कर रहा था तो ये मालूम हुआ कि उदय ओमनी हॉस्पिटल कार्डियोलॉजी का भी एक डिपार्टमेंट जी शुरू कर चुका है या शुरू करने वाला है? तो अभी उदय ओमनी हॉस्पिटल, पहले उदय क्लिनिक था जब हड्डियों का ही दवाखाना था, अभी उदय ओमनी हॉस्पिटल में काफ़ी मल्टी स्पेशलिटी हो चुका है ये। तो हमारे यहाँ इंटेंसिव केयर है, पल्मोनोलॉजी है, रूमेटोलॉजी है, अब रिसेंटली हम लोग कार्डियोलॉजी भी ऐड करें। तो कार्डियोलॉजी में हमारे यहाँ नया एक AI पावर्ड कैथ लैब भी आ चुका है, और एक कार्डियोलॉजी टीम भी आ चुकी है। डॉक्टर यूसुफ दिन हम लोग हमारी एक टीम लीड कर रहे हैं यहाँ पर, और बस कुछ ही दिन हुए लॉन्च करके, तो हमको काफ़ी एक्सपेक्टेशन है कि लोग यहाँ पर कार्डियोलॉजी सर्विसेज के लिए भी आएंगे, सिर्फ ऑर्थोपेडिक्स नहीं। तो कार्डियोलॉजी, इंटेंसिव केयर, मेडिसिन, जो भी प्रॉब्लम्स है, आपको बड़े बड़े हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर हर चीज़ है, मल्टी स्पेशलिटी। क्योंकि ऑपरेशन करने के टाइम पे अगर कुछ कॉम्प्लिकेशन हुआ भी तो ये डॉक्टर्स हमारे यहाँ रहते हैं। नाज़रीन, आपको बता दूं एक अहम बात है, और वो अहम बात ये है कि जब डॉक्टर वेद प्रकाश ने ये क्लिनिक कायम किया था जो आज एक बहुत बड़े हॉस्पिटल में तब्दील हो चुका है, तो आपको बता दूं कि इसका नाम अपने फर्जंद, अपने दिलबंद यानी अपने बेटे डॉक्टर उदय के नाम से ये रखा था, और आज भी ये जो हॉस्पिटल है बड़ी आन शान के साथ तरक्की कर रहा है। लेकिन मैं समझता हूँ कि इसमें दयानतदारी का बहुत अहम किरदार है, और यहाँ पर मेहनत का, कमिटमेंट का बहुत अहम किरदार है, और सच्चाई का और दयानतदारी का भी बहुत अहम किरदार है। तो बहरहाल हमारे प्रोग्राम की ये रिवायत रही है कि हम अपने जो मेहमान होते हैं, जो डॉक्टर होते हैं, उनसे एक मैसेज लेते हैं। तो मैं चाहूँगा डॉक्टर उदय प्रकाश हमारे जो व्यूअर्स हैं सियासत के और सियासत अखबार के रीडर्स हैं, उन्हें ये मैसेज दें कि अपने जिस्म के जो हड्डी है या आपके जो ढांचे हैं उन्हें मजबूत रखने के लिए कौन सी ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करनी चाहिए, कौन सी आदत यानी हैबिट्स अपनाना चाहिए।
बहुत अच्छा मैसेज देना है ये तो अपने पब्लिक को, क्योंकि इंडिया में और स्पेशली हैदराबाद की जो कुजीन है, जो खाना है, जो ये है, ये ज़बान के लिए है, जिस्म के लिए अच्छी चीज़ नहीं है। ठीक है, तो आप लोग अपने जिस्म के लिए खाइए, ज़बान के लिए नहीं। ठीक है, तो हर चीज़ रहना अपने प्लेट पर, सब्ज़ी, दाल, स्प्राउट्स, अंडे, जितना आप पकाए उतना उसमें विटामिन्स बह जाते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा पकाना नहीं, ज़्यादा स्पाइसेस नहीं डालना, नेचुरल चीज़ें ज़्यादा खाना, और चावल कम करो, गेहूँ कम करो, जवारी की रोटी, बाजरे की रोटी, रागी की रोटी, ऐसी चीज़ें खाना कम खाइए, ज़्यादा मत खाइए। एक्सरसाइज करिए, धूप में निकलिए, और अपने बच्चों को सिर्फ पढ़ो 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 मत कहिए। ठीक है, क्योंकि ज़िंदगी में खेलना कूदना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ आदमी 14 घंटे पढ़ नहीं सकता, दिमाग में नहीं जाता है अंदर। तो आप जो है सो अपने बच्चों को, स्पेशली लड़कियों को, स्पोर्ट्स में डालना, बहुत स्पोर्ट्स में एनकरेज करना, बाहर निकलो, खेलो कूदो, हंसो खेलो, यही ज़िंदगी है। सिर्फ पढ़ने से, छोटे छोटे मुकामों में रहने से, घर में रहने से आपकी तबीयत ख़राब हो जाती है। और इंडिया में अब ओबेसिटी का बहुत प्रॉब्लम है, मोटापे का बहुत प्रॉब्लम है, और उसमें क्या होता है कि बॉडी 40-50 साल में बहुत कमज़ोर हो जाती है, और अपना खुद का वज़न नहीं उठा सकते लोग, सीढ़ी नहीं चढ़ते। और लोगों में ये गलत फहमी है कि नीचे नहीं बैठना, सीढ़ी नहीं चढ़ना, ये सब गलत बात है। नीचे बैठना ज़रूरी है। अल्लाह मियाँ आपको जो पैर दिए, घुटने दिए, वो नीचे बैठने के लिए दिए, कुर्सी पर नहीं। ठीक है, और सीढ़ी चढ़ना, ऊपर नीचे, वो एक्सरसाइज है। सुबह में वॉकिंग करना, पार्क्स में, जहाँ पर भी आपको जगह मिली, छत पर, जो भी है, आप वॉकिंग करो, योगा करो, एक्सरसाइज करो, ये बहुत ज़रूरी है बॉडी को अच्छा रखने के लिए। बहरहाल नाज़रीन, आपने देखा कि डॉक्टर उदय प्रकाश ने किस तरह बहुत ही प्यारा बयान दिया है, प्यारा मैसेज दिया है, और उसका प्रकाश फैलाया है। मुझे ऐसा लगता है, और मैंने आपको पहले भी बताया कि प्रकाश मीन्स लाइट है, रोशनी है, नूर है। तो बहरहाल इसी के साथ हम अपना प्रोग्राम डॉक्टर से मुलाकात इख्तिताम को पहुँचाते हैं। अपने मेज़बान मोहम्मद रियाज अहमद को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत अच्छा लगा।